जीवन रेखा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जीवन रेखा में। हमारे साथ डॉक्टर आलोक रंजन मौजूद हैं जो कि एक मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जो स्पेशली जो 13 to 18 ईयर्स का जो एज होता है वो बहुत ही नाजुक एज होता है और इसमें अक्सर लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, मेंटल प्रेशर बच्चों पे ज़्यादा डाला जाता है पेरेंट्स के थ्रू कि फलाने ने ये इंजीनियरिंग की है, डॉक्टर किया, तो तुम्हें भी वही बनना पड़ेगा, तुम भी उतनी ही मेहनत करो, जबकि उस बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो किसी और चीज़ में है। तो ऐसे में पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकते हैं ताकि उनका बच्चा जो है किसी तरीके का गलत कदम ना उठा ले या ज़िंदगी से मायूस ना हो जाए अगर वो फेल करता है। इसके अलावा भी कई और प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, जैसे कि अगर कोई हॉस्टल में जाता है या कह सकते हैं कि बाहर का कोई स्टूडेंट है और नई जगह पे वो शिफ्ट किया, वो इन्वायरमेंट उस चीज़ को एडजस्ट कर पाना कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है। और रैगिंग जो है एक हमारे इंडियन कॉलेजेस में अभी भी बहुत है रैगिंग। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं उनके साथ रैगिंग हुई और इतनी बुरी तरीके से हुई कि उन्होंने आत्महत्या तक कर लिया। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात कि माता पिता का सहयोग तो ज़रूरी है। बच्चा बाहर जा रहा है इन्वायरमेंट में, किसी भी बाहरी इन्वायरमेंट में बच्चा या कोई भी व्यक्ति उसको एडजस्ट करने में समय लगता है। रैगिंग एक बीमारी है, रैगिंग एक बिल्कुल ये मनोचिकित्सा की भाषा में इसे बीमारी कहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर रैगिंग और एक इंटरेक्शन, उन दोनों में फ़र्क है। रैगिंग को क्राइम भी करार दिया गया है और अगर उस स्थिति में बच्चा फंस जाए, कोई भी व्यक्ति फंस जाए, तो आप निकटतम पुलिस स्टेशन पे सूचना दें। अभी रैगिंग सेल भारत सरकार के सौजन्य से काफ़ी विकसित हो चुका है कि जिसपे काफ़ी कठोर कदम उठाए जाते हैं अगर उस व्यक्ति को पाया जाता है कि उसने रैगिंग की है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि रैगिंग एक क्राइम है। अगर कोई बच्चा इस चीज़ को फेस किया है तो उसे चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि पुलिस स्टेशन में इसकी खबर देनी चाहिए, मैनेजमेंट को खबर करना चाहिए अपने कॉलेज के, हॉस्टल के, ताकि कड़ा से कड़ा स्टेप उठाया जा सके। तो ऐसे में अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है और वो अगर डिप्रेशन में है, कैसे उभारा जा सकता है? पहली बात कि उसके पीछे के और भी कारण हो सकते हैं। सिर्फ एक ही कारण पे किसी भी चीज़ का इलाज संभव नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरत क्या होती है कि उस व्यक्ति को या उस बच्चे को आप एक मनोचिकित्सक के पास ले जाएं। मनोचिकित्सक एक उनको गाइडेंस देंगे कि आप या तो काउंसलिंग, आप आज के समय में मनोचिकित्सा में काउंसलिंग का बड़ा अहम रोल है। उसमें बातचीत के माध्यम से उनका एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जिसमें कि व्यवहार परिवर्तन, अब उसके मनस में डर जो बैठा हुआ है उसको कैसे दूर करें, इसके लिए बातचीत के माध्यम से मनोवैज्ञानिक उसका समाधान निकालते हैं। जब फिर भी अगर वो कारगर नहीं होता है तब मनोचिकित्सक कुछ दवाएं लिखते हैं जो कि काफ़ी कम समय, काफ़ी कम अंतराल के लिए चलाई जाती है, लेकिन उन दवाओं को लेने के पहले मनोचिकित्सक से मिलना जरूरी है। मैं इस बात को इसलिए, मतलब डॉक्टर जब तक रिकमेंड ना करें उन दवाइयों के लिए वो दवाइयां नहीं लेना चाहिए। इस पे डॉक्टर और मनोचिकित्सक, डॉक्टर, फिजिशियन और मनोचिकित्सक दोनों में, बिल्कुल मनोचिकित्सक की बात करेंगे हम यहाँ पर, पास जाना जी चाहिए। बिल्कुल। और मनोचिकित्सक या आसपास के आपके मानसिक रुग्णालय हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ जाएंगे आपको इस समस्या का निदान मिल जाएगा। क्या सिम्टम्स हैं डॉक्टर? अगर डिप्रेशन की हम बात करते हैं या किसी भी मनोरोग की बात करते हैं तो शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला लक्षण है व्यवहार परिवर्तन, जिसको ठीक करने के लिए मैंने कहा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। तो उस व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन, सामान्य जो उसका व्यवहार था उससे हट करके उसका व्यवहार शुरू हो जाता है। और दूसरा चिड़चिड़ापन,
व्यक्ति अगर शांत था, वो चिड़चिड़ा होने लगता है, बात बात पर गुस्सा करना, उस नींद नहीं आना, कभी कभी जोर जोर से चीखना, कभी कभी ज़्यादा बोलना, या सीधा जो उसकी पर्सनालिटी, हम 3 तरह से पर्सनालिटी को कहते हैं, इंट्रोवर्ट, म्यूजोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इस तरह से डिफाइन करते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब जो अंतर्मुखी है, म्यूजोवर्ट जो बीच का है, मध्यम, जो न ज़्यादा बोलता हो न कम बोलता हो, एक्सट्रोवर्ट जो बहिर्मुखी है। अब बहिर्मुखी इंसान अंतर्मुखी हो गया, अंदर ही अंदर वो अपने आप को समेट रहा है। तो ये कुछ प्रारंभिक लक्षण हैं अवसाद के, जिसको कि आसानी से उनके परिवार के सदस्य पहचान सकते हैं। और जब ऐसे लक्षण दिखाई दे, अगर शुरुआत में ही इस चीज़ के लिए आप किसी मानसिक रुग्णालय या मनोचिकित्सक के पास जाएं, तो इसका इलाज संभव है। बिल्कुल, इलाज संभव है इसका, डिप्रेशन से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब, कभी कभी डिप्रेशन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्या वजह होती, क्या चलता है उनके जहन में उस वक्त? देखिए, सुसाइड पे काफ़ी रिसर्च हुआ है और आत्महत्या का दर भी हर दिन बढ़ रहा है। और कई बार व्यक्ति इस प्रकार की घटनाओं से घिर जाता है कि और जब उसको समुचित उस घटनाओं का जो चक्र है उनमें घिरा होने के बाद वो निकल नहीं पाता है, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और परिवार और समाज का सहयोग नहीं मिलता है, तब व्यक्ति के पास कई तरह के मनोविचार उत्पन्न होने लगते हैं। कोई व्यक्ति नशा करके अपनी उस बात को भूलना चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ और कई तरह के कदम उठाते हैं, वो यहाँ तक कि उसको वो जो क्रिमिनल साइकोपैथ कहते हैं, वहाँ तक कि एक आत्महत्या खुद करना और दूसरे को भी मारना, वो वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। और अंत में अगर उसका इलाज नहीं होता है, अगर उसका निदान नहीं मिलता है, तो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। सब मैं एक बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक यहाँ रखना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति में आत्महत्या का एक बार भी विचार आया हो और किसी ने उसको ग्रहण किया, किसी ने सुना हो उसको, तो इग्नोर न करें, क्योंकि वो इसका मतलब ज़रूर है कि वो व्यक्ति कभी भी ये स्टेप उठा सकता है। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके दोस्त या आपकी फैमिली में कोई भी निराश हो, कभी यूं ही बात करते करते आपसे कह दे कि अब मुझे जीने का मन नहीं करता और अब मैं आत्महत्या कर लूँगा या फिर मैं मर जाना चाहता हूँ, तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड ना करें, हल्के से ना लें, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसा स्टेप उठा सकते हैं, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो आप अगर उनके सच्चे दोस्त हैं, परिवार में से हैं, तो आप उसे कभी अवॉइड ना करें, उन्हें रोकें इस बात से। डॉक्टर साहब, आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं। जीवन रेखा